एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 हिस्ट्री का। आज हम हिस्ट्री का क्लास सेकंड चैप्टर है, जो कि फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी कंपनी एस्टेब्लिश पावर। जो ट्रेड करने के लिए आया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, वो कैसे हमारा टेरिटरी को एक्वायर किया। तो औरंगजेब जो थे वो मुगल के लास्ट रूलर, पावरफुल रूलर थे। तो उन्होंने बहुत सारे लार्ज पार्ट ऑफ टेरिटरी को अपने कंट्रोल में लिए थे, जो कि हम उस पार्ट को हम बोल रहे हैं, जो टेरिटरी उनके कंट्रोल में था उस टेरिटरी को हम बोल रहे हैं इंडिया। आफ्टर हिज डेथ इन 1707, तो उनके डेथ जब हुआ था 1707 में, मैंने मुगल गवर्नर जो है सूबादार एंड बिग जमींदार बिगेन asserting their authority and establishing regional kingdom। तो देखो, जब अगर राजा ही स्ट्रांग नहीं होगा तो उनके प्रजा स्ट्रांग होगी नहीं। तो वो राजा जैसे उनका पतन हुआ, तो जो रीजन में जो इलाके में जो स्ट्रांग था, उन्होंने अपना अपना किंगडम स्थापित किया। जैसे कि जो मुगल के गवर्नर थे, जो सूबादार थे, जो जमींदार थे, वो उन्होंने बताया कि ये इलाका हमारा है, हम इस इलाके का चीफ है। As powerful regional kingdom emerged in various parts of India, दिल्ली could no longer function as effective center। तो बहुत सारे छोटे छोटे किंगडम एस्टेब्लिश हुए। इसी तरीके से आपको समझ में आया छोटे छोटे किंगडम कैसे प्रतिष्ठा हुए, कैसे एस्टेब्लिश हुआ। इस एस्टेब्लिशमेंट के बाद जो दिल्ली सेंटर पार्ट था, क्योंकि बहुत सारे टेरिटरी का सेंटर था दिल्ली, अब वो नहीं रहा। By the second half of 18th century, however, a new power was emerging on the political horizon। तो पॉलिटिकल सिचुएशन में हमने अगर देखेंगे तो ब्रिटिश एक नई पावर देखने को मिला। आपको पता है कि जो ब्रिटिश थे वो हमारे यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग करने के लिए ट्रेडिंग कंपनी के रूप में आए थे। और जो ब्रिटिश थे वो एक छोटे कंपनी थे। वो उन्हें कैसे इच्छा हुई कि वो टेरिटरी को एक्वायर करेंगे। वो कितने बार इस टेरिटरी को हाउ देन दे डिड कम टू बी मास्टर ऑफ वास्ट एम्पायर। तो इतने सारे इलाके का, इतने सारे बड़े इलाके का, एरिया का वो कैसे एम्पायर का मास्टर बने। इन दिस चैप्टर हम ये सारे कुछ पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर है जो बहादुर शाह जफर। आपको पता है बहादुर शाह जफर कौन है? आपको पता है बहादुर शाह जफर कौन है? जो औरंगजेब का सन थे ना, वो थे बहादुर शाह जफर। तो बहादुर शाह जफर जो उनके सन से वो वो अरेस्टेड हो गए। किसके द्वारा? कैप्टन होडसोन। जो कैप्टन होडसोन है वो अरेस्ट किए बहादुर शाह जफर और उनके सन को। आफ्टर औरंगजेब देयर वाज नो पावरफुल मुगल रूलर, बट मुगल एम्परर्स कंटिन्यू टू बी सिंबॉलिकली इम्पोर्टेंट। तो इसका मतलब है कि मुगल के पास पावर नहीं था, मगर वो उनके पास एक सिंबल के लिए वो एक किंग थे। जैसे कि मानो अब हमारा देश में क्या होते हैं? प्रेसिडेंट होते हैं। प्रेसिडेंट जो कि सिर्फ और सिर्फ सिंबल के लिए, मगर काम कौन करते हैं? प्राइम मिनिस्टर काम करते हैं। वैसे ही जो सिंपल पावर उनके हाथ में नहीं था, वो सिंबलिकली जो किंग है वो उन्हें जस्ट रिप्रेजेंट कर रहे थे। In fact, when a massive revolution against British rule broke out in 1857 में एक बहुत बड़ा सिपाही विद्रोह हुआ। बहादुर शाह जफर द मुगल एम्परर एट द टाइम वाज सीन एज द नेचुरल लीडर। तो उस वक्त जो बहादुर शाह जफर थे वो एक लीडर के रूप में दिखाई दिए। Once the revolt was put down by the company, Bahadur Shah Jafar was forced to leave the kingdom and his sons were shot in cold blood। तो जब बहादुर शाह जफर ने ब्रिटिश के अगेंस्ट क्या करे, ब्रिटिश के अगेंस्ट खड़े हुए, तो उन्हें जब ब्रिटिशर्स ने ऑब्वियसली जीतेंगे, वो विन करे, उसके बाद बहादुर शाह जफर उस किंगडम को छोड़कर चले गए और उनके सन को मार दिया गया ब्रिटिशर्स के द्वारा। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये है मैप। जस्ट लुक एट दिस मैप। यहाँ पर है ब्रिटिश आइलैंड, आप देख सकते हो, ये है ब्रिटिश आइलैंड। बुक में देखो ब्रिटिश आइलैंड। तो जो ब्रिटिश आइलैंड से वो आते हैं केप ऑफ गुड होप में आते हैं। आपको देखा जो डॉट डॉट है, आपको डॉट डॉट नहीं दिखना है, आपको देखना है जो स्ट्रेट लाइन है,
जो कंटिन्यू लाइन है उसे आपको ही देखना है। तो जो पहले ब्रिटिश आइलैंड थे वो कहाँ पर आए? केप ऑफ गुड होप में आए। ये जो केप ऑफ गुड होप कहाँ किस कंटिनेंट में है? अफ्रीका में है। अफ्रीका में केप ऑफ गुड होप में आए। उसके बाद उन्होंने गए कहाँ पर? मद्रास। मद्रास, उसके बाद वो जाते हैं बॉम्बे। ये सारे जो कोलकाता, ये जो ये जो सारे पार्ट में वो जाते हैं, ठीक है। और कुछ भी होते हैं जो कि कैंटोन, इसका मतलब है कि वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया में नहीं आए थे, बांग्लादेश और उसके वेस्टर्न साइड कंट्री म्यांमार, ये सारे कंट्री को भी वो गए थे। समझ में आया? जैसे कि वो कैंटोन यहाँ पर जा रही है और फिर वो क्या कर रहे हैं, हमारे इंडिया में आकर ट्रेडिंग करके हमारा जो गुड्स है वो ले जा रहे हैं। कहाँ से? फिर से वो कहाँ पर जाएंगे? केप ऑफ गुड होप में जाएंगे और केप ऑफ गुड होप से वो डॉटेड लाइन दिख रहा है, वो डॉटेड लाइन से वो ब्रिटिश आइलैंड तक फिर लौट जाएंगे। तो इसका मतलब है कि जो 1600 में जो ईस्ट इंडिया कंपनी एक्वायर्ड है चार्टर फॉर्म। देखो, आप कहीं पर भी आप जाते हो, अगर आप एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाओगे तो आपको वीसा लगेगा। वीसा इसका मतलब है कि परमिशन मिलना चाहिए कि हाँ तुम इस देश में जा सकते हो, तो उस कंट्री आपको अलाउ करना चाहिए, ठीक है इस बच्चे को हमारे यहाँ पर भेज दो, वो कुछ दिन रहकर यहाँ पर घूमकर चला जाएगा। ये है वीसा। वीसा मतलब जिस कंट्री में वो जाएगा उस कंट्री का परमिशन, ठीक है। वैसे ही जो इंग्लैंड थे, ब्रिटिशर्स थे, वो हमारे इंडिया को आना चाहे तो इसलिए उन्होंने क्या किया, जो इंग्लैंड के जो किंग थे उन्होंने से परमिशन मांगे कि हम जाएंगे इंडिया, थोड़ा सा ट्रेडिंग करके हम लौट आएंगे। तो ब्रिटिशर्स ने जो इंग्लैंड का जो रूलर थे उन्होंने परमिशन दे दिया, ठीक है अब जा सकते। ये जो परमिशन को हम बोलेंगे चार्टर। समझ में आया? चार्टर क्या है? जो परमिशन ही है चार्टर। उन्होंने परमिशन दे दिया तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक परमिशन उन्हें मिल गया, जो कि उस टाइम पर किंग इंग्लैंड के रूलर कौन थे? क्वीन एलिजाबेथ वन, जो ग्रांटिंग इट सोल राइट टू ट्रेड विद ईस्ट इंडिया। सोल राइट इसका मतलब कि एक ये राइट किया गया, ठीक है ईस्ट इंडिया कंपनी जाकर वहां पर ट्रेडिंग करके आ सकता है। दिस मीन दैट नो अदर ट्रेडिंग ग्रुप इन इंग्लैंड कुड कम्पीट विद ईस्ट इंडिया कंपनी। इसका मतलब ये है कि सिर्फ और सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही जा सकता है इंडिया में और वहां पर ट्रेडिंग कर सकता है, और कोई भी कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी से टक्कर नहीं लेगा, यानी कि वो इंडिया नहीं जाएगा। विद दिस चैप्टर द कंपनी कुड वेंचर अक्रॉस द ओशन। तो इसका मतलब है कि इस चैप्टर के माध्यम से कंपनी को परमिशन मिल गया, वो इंडिया और बहुत सारे कंट्री को जाकर ट्रेडिंग कर सकता है, तो उसे अपॉर्चुनिटी मिल गया कि वो सी में जाकर घूम सकता है। लुकिंग फॉर न्यू लैंड, कहाँ पर न्यू लैंड है, तो कहाँ से वो जो गुड होगा वो चीप रेट में, बहुत सस्ती रेट में वो खरीद सकता है, और जो सस्ती आइटम जो खरीदेगा वो उस कंट्री को, जो यूरोप में, वो ले जाएगा और यूरोप में लेकर वो हाई प्राइस में बिकेगा। तो हाई प्राइस में बिकने से क्वीन एलिजाबेथ को जो इंग्लैंड को कैसे फायदा होगा, आप बताओ। जस्ट थिंक, मैंने इंडिया से सपोज मैं एक ब्रिटिशर से, मैं ब्रिटिश होके मैं इंडिया आया, इंडिया से कोई एक गुड्स ले गया, चीप रेट में ले गया, लेकर यूरोप मार्केट में मैं हाई रेट में उसे सेल कर दिया, तो उससे मुझे तो लाभ होगा, ऑब्वियसली मुझे लाभ होगा, बेनिफिट होगा। मगर जो इंग्लैंड है, इंग्लैंड की जो रूलर को कैसे लाभ होगा, बता सकते हो? इंग्लैंड के रूलर को कैसे लाभ होगा? उनको कुछ पार देना पड़ेगा टैक्स के माध्यम से। जैसे हमारा अगर इनकम ज्यादा होता है तो हम इनकम टैक्स देते हैं। आपको शायद नहीं मालूम होगा, मगर आपके पेरेंट्स को पूछोगे तो वो बताएंगे कि इनकम के लिए हम गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं। वैसे ही जो कंपनी ट्रेडिंग करके जो भी कुछ मुनाफा लेकर आएगा, उस मुनाफे से कुछ फायदा, कुछ परसेंटेज गवर्नमेंट को देगा। इसलिए उनका गवर्नमेंट भी चाहेगा ठीक है तुम जितना ट्रेडिंग कर सकते हो, जितना बेनिफिट तुम्हारा, जितना बेनिफिट होगा हमारा भी उतना बेनिफिट होगा। कैसे? उसका कुछ परसेंटेज हमें भी मिलेगा। इसलिए
Mercantile trading company in those days made profit primarily by excluding competition. तो mercantile trading इसका मतलब है कि तो एक बिजनेस एंटरप्राइज एक कंपनी के तरफ एक एंटरप्राइजेस की तरह है जो कि प्रॉफिट बना रहा है, जो क्या करता है वो एक सस्ते रेट में वो गुड खरीदेगा और महंगाई में वो उसको बेचेगा, तो हम बोलेंगे मर्केंटाइल कंपनी। तो वो मर्केंटाइल कंपनी का क्या करते थे, वो प्रॉफिट बना रहे थे कैसे, एक्सक्लूडिंग कंपटीशन। तो वो तो कंपटीशन वहां पर कुछ भी नहीं था, तो वो ज्यादा से ज्यादा मुनाफा बना रहे थे। सो नॉट दे कुड बी बाय चीप एंड सेल देयर, इसका मतलब है वो सस्ते में खरीदेंगे, महंगाई में बिकेंगे। रॉयल चैप्टर बेचेंगे सॉरी। The Royal Charter, however, could not prevent other European power from entering the Eastern market. तो ये जो रॉयल चैटर था वो प्रिवेंट नहीं कर सकता कि वो दूसरे ईस्टर्न मार्केट में नहीं जाएंगे। तो उस टाइम में क्या हुआ था, जो फास्ट शिप सेल डाउन दी वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका, जो है केप ऑफ गुड होप। तो हमने देखा मैप में वो केप ऑफ गुड होप पर पहले शिप आया, किसका, जो ब्रिटिश का ईस्ट इंडिया कंपनी का, एंड क्रॉस इंडियन ओशन, और उसके बाद वो इंडियन ओशन को क्रॉस किया। The Portuguese had already established their presence in the western coast of India. उस वक्त पोर्तुगीज जो थे ऑलरेडी इंडिया को आ चुके थे। कहाँ पर, जो वास्को ड गामा ने 1498 में कालीकट में पहले पहुंचे थे। एस्टेब्लिश तो पोर्तुगीज ने ऑलरेडी वेस्टर्न कोस्ट में उनका एस्टेब्लिशमेंट कर चुका था, और उनका जो बेस था वो गोवा में रख दिया था। इनफैक्ट इट वॉज वास्को ड गामा, a Portuguese explorer who had discovered this sea route to India in 1498. तो 1498 में वो डिस्कवर कर चुके थे, पोर्तुगीज का जो था वास्को ड गामा। बाय द अर्ली 17th सेंचुरी डच आल्सो, वो पॉसिबिलिटी वो क्या क्या हो सकता है वो इंडियन ओशन में ऑलरेडी वो डिस्कवर किए चुके थे। पहले पोर्तुगीज, उसके बाद डच, उसके बाद फ्रेंच भी यहाँ पर आकर कैसे कैसे यहाँ पर क्या सीन है, क्या क्या चल रहा है, ये भी फ्रेंच भी यहाँ पर ये डिस्कवर कर चुके थे। उसके बाद ये चाह रहे थे कि देखो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ दैट ऑल कंपनी वर इंटरेस्टेड इन बाइंग द सेम थिंग्स। तो यहाँ पर कंपटीशन ज्यादा है, क्यों, पोर्तुगीज भी यहाँ पर आए हुए हैं, डच भी आए हुए हैं, फ्रांस भी आए हुए हैं, अब आए ब्रिटिश। तो यहाँ पर चारों ग्रुप है, मानो ये है पोर्तुगीज, ये है फ्रेंच, ये है डच, अब यहाँ पर आए ब्रिटिश। तो वो सारे लोग चाहते थे कि हम ये गुड्स चीप रेट में खरीद कर ले जाए सारे, तो उनमें चारों में से कंपटीशन होगा ऑब्वियसली। तो वो क्या लेकर जाना चाहते थे, वो कॉटन, सिल्क, पेपर, क्लोव, कार्डामम, सिन्नामन, ये सब थे, जो इलायची, काला मिर्च और जो लवंग और जो कॉटन, सिल्क, ये सब सारे डिमांड थे यूरोपियन मार्केट। तो सारे कंट्री लेकर जाना चाहते थे। तो जो कंपनी यूरोपियन कंपनी थे उनमें कंपटीशन बहुत टफ हुआ। तो अगर कंपटीशन टफ होगा तो क्या करेंगे, एंड दिस रिड्यूस्ड प्रॉफिट दैट कुड बी एनी। तो वो बोलेगा कि देखो देखो हम कॉटन तुमको 100 रुपए देकर ले जाएंगे। तो जो फ्रेंच होगा वो बोलेगा नहीं नहीं हम 100 क्यों देंगे, हम 120 देंगे, तो ये सारे प्रोडक्ट हमें दे दो, हम तुम्हें 120 देंगे। तो बोलेगा नहीं नहीं हम 150 देंगे। तो बोलेगा वो दूसरा जो ब्रिटिश अन्य दूसरा कंपनी होगा वो बोलेगा नहीं हम 200 रुपए देंगे। तो उनका क्या करेंगे, हम रेट फिक्स करें, तो उन्होंने कंपटीशन ज्यादा हो गया। तो कंपटीशन अगर ज्यादा होगा तो मुनाफा ज्यादा होगा नहीं, क्योंकि अगर एक सिंगल कंपनी होता तो वो 100 में देकर लेकर जाता, और जो उनका ज्यादा बेनिफिट क्या करता, बेनिफिट उससे कमाता, मगर यहाँ पर ज्यादा कंपनी हो गई इसलिए उन्हें ज्यादा बेनिफिट नहीं हुआ। समझ में आया, अगर कंपटीशन होगा तो बेनिफिट कम होगा। तो कैसे हम, तो ब्रिटिशर्स सोचने लगे अरे भाई हम क्या करें, क्यों, क्योंकि ये तो फ्रेंच है, पोर्तुगीज है, डच है, हम जो सोच कर आए थे ये हमें करने नहीं देते, कौन ये जो सारी कंपनियां हैं, तो हम हमारे शत्रु हैं, हमें इन्हें कैसे भी करके इस कंपटीशन से उन्हें फेंकना है, सिर्फ और सिर्फ हम ही रहेंगे जो कि हम यहाँ पर ट्रेडिंग करेंगे। तो वो सोच रहा है कैसे हम करेंगे। तो सिक्योर मार्केट देयरफॉर लीड टू, तो उन्हें वो क्या कहना है, ठीक है हम फ्रेंच से लड़ाई करेंगे, हम पोर्तुगीज से लड़ाई करेंगे, हम डच से लड़ाई करेंगे, ठीक है। तो ब्रिटिशर्स के माइंड में ये सब आइडिया आई। उसके बाद
17 और 18 सेंचुरी में, तो वो क्या करे, अगर कोई कंपनी एक शिप, देखो अगर फ्रेंच जो है वो सारे प्रोडक्ट क्या करते परचेज करके ले जाते अपने शिप में ही ऑब्वियसली ले जाएंगे। तो जो ब्रिटिशर्स थे वो क्या करते थे, उस शिप को ही डुबा देते, तो ना रहेगी शिप को वो आक्रमण करते थे, डुबा देते थे। ऐसे करके वो क्या करते थे, ना रहेगी तुम्हारे प्रोडक्ट, ना रहेगी तुम्हारे जो यूरोपियन मार्केट में तुम बेच सकते हो, हम ही यूरोपियन मार्केट में बेचेंगे। अब तुम खरीद के तो लोग लेकर आ गए मगर बेच नहीं सकते। ये था ब्रिटिशर्स का आइडिया। तो ब्रिटिशर्स क्या करे, उनके आइटम को वो क्या करे, शिप को टैंक कर दी। ब्लॉकेडेड रूट्स, जो रूट थे उन्हें रास्ते में तुम लेकर आ गए, मगर तुम यहाँ पर तुम आए तो तुम्हारी मर्जी से, मगर जाओगे हमारी मर्जी से। जो डायलॉग होता है, तो ब्रिटिशर्स भी ये फॉलो करते हैं। एंड प्रिवेंटेड राइवल शॉप्स फ्रॉम मूविंग विद सप्लाई ऑफ अप गुड्स। तो वो क्या करते थे, जो उनके शिप में जो भी गुड होता था, जो भी कुछ आइटम होता था, वो उन्हें कब्जा कर लेते, तो फ्री में उन्हें वो कुछ सारा माल मिल जाता था। ठीक है। ट्रेड वॉज कैरिड ऑन विद आर्म्स एंड ट्रेडिंग पोस्ट वर प्रोटेक्टेड फ्रॉम फोर्टिफिकेशन। तो वहां पर वो एक अच्छा है, ठीक है, तुम केप ऑफ गुड होप में जाओगे, तो इंडिया से केप ऑफ गुड होप जाने तक उस रास्ते में हम कुछ फोर्ट बना देंगे, हम कुछ ब्लॉकेड बना देंगे, देखते हैं तुम उसे कैसे क्रश करके जाओगे। हमारे पास हाथ हथियार है, गन है, हम कैसे भी करके तुम्हें जाने नहीं देंगे। तो ये ब्रिटिशर्स का मानना ये था, तो वो ये रूल फॉलो करते। This effort to fortify settlement and carry on profitable trade also led to intense conflict with local ruler। तो जो सारे रूलर होंगे इंडिया का भी कुछ पार्ट में, कोई उस जगह का को तो चिकन होगा, कोई मुख्य होगा, तो वो बोलेगा कि तुम दोनों के बीच में मैं क्यों फंसू, मुझे बिना बताए तुम कैसे यहाँ पर रूल कर सकते हो। किसी गेस्ट कंट्री अगर हमारे यहाँ पर आता है तो तुम क्यों उस पर अटैक कर रहे हो। जैसे तुम एक गेस्ट कंट्री हो, वो भी एक गेस्ट कंट्री, वो भी हमारे लिए एक कस्टमर है, तो तुम हमारे दूसरे कस्टमर को क्यों आप क्या कर रहे हो, उसे परेशान कर रहे हो। तो जो उसकी जगह का जो इलाके का जो मालिक होगा वो डेफिनेटली कंप्लेन करेगा ब्रिटिशर्स से। द कंपनी देयरफॉर फाउंड इट डिफिकल्ट। तो वो बोल रहे हैं क्या इतने सारे डिफिकल्टी है, पहले तो हमें यहाँ पर आए ट्रेडिंग करने के लिए, हमने देखा कि कंपटीशन ज्यादा है, हम अपने राइवल ग्रुप से फ्रेंच, डच और पोर्तुगीज से हम फाइट कर रहे हैं, और जो लोकल रूलर है वो भी हमसे फाइट करने लगा, तो कैसे हम इन झंझटों से सामना करें, कैसे हम इसका सुलझाव लाना है, ये सब सोच रहे हैं ब्रिटिशर्स। तो ब्रिटिशर्स क्या करेंगे, हम देखेंगे कि कैसे वो ट्रेड करना स्टार्ट किए, कैसे इन राइवल को वो हरा दिया, कैसे लोकल रूलर को अपने कब्जे में ले लिया, कैसे उन्हें अपने कंट्रोल में ले लिया। ये हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास। अगर आपको ये स्टोरी अच्छा लगा तो इस स्टोरी को लाइक कीजिएगा, ये आपके लिए तो एक लाइक बटन होगा मगर हमारे लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट है, तो लाइक कीजिएगा और दोस्तों से शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।